इतिहास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जो निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी डिस्कशन होगी। ठीक है ना, यही तो मैं बताना चाह रहा था। क्या है इतिहास? क्या है? जो भी देखिए, कोई भी आप ऐसे लिख रहे हैं, कैसे एंगल से लिखेंगे? चार ही एंगल होते हैं ना, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल। ये तो होते हैं चार ही सेक्टर तो होते हैं किसी चीज में। अगर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो क्या आपने नितिन साहब ने क्लास ली तो क्या है, एक सेक्टर हुआ ना इकोनॉमी। इसी तरह पॉलिटिकल होता है, सोशल होता है, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया। तो क्या है हिस्ट्री? इन्हीं का हम क्या अध्ययन करेंगे? कंटिन्यूटी और चेंजेस, मतलब क्या निरंतरता हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, इसी का हमें अध्ययन करना है। जैसे एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ मैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहले शुरुआत क्या हुई? मानव कैसे था? पहले पत्थरों का प्रयोग करता था ना, स्टोन एज में हुआ ना। तो स्टोन एज में क्या हुआ बताइए? वो तो ठीक है, मैं आप समझ लीजिए पहले, आपकी वो फैक्ट मत बताइए, मैं समझा दूंगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे हमें हिस्ट्री पढ़ना है। तो क्या हुआ इसमें? पत्थरों का प्रयोग किया ना उसने, स्टोन का प्रयोग किया ना। फिर आप देखिए क्रम से जब मानव विकास करेंगे कैसे होगा, देखिए ये है ना चेंजेस। पाषाण काल में क्या होगा? इसको ज्ञान नहीं है किसी का, केवल पत्थर का प्रयोग कर रहा है, इसको ज्ञान भी नहीं है, केवल क्या कर रहा है? पहला मानव क्या था? शिकार करता था ना, जानवरों को मार के खाता था ना, ठीक है, पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता था। उसको जानकारी नहीं थी, घर बनाने की जानकारी नहीं थी, तो नदी के किनारे रहता था, पहाड़ों पे रहता था, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या हुआ? उसने पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया, ठीक है ना, पत्थरों को रगड़ा तो उसे आग का आविष्कार हुआ। तो धीरे धीरे तो मानव बना। पहले तो हमारे पूर्वज क्या थे? एक बंदर टाइप के तो थे, ऐसे चलते थे। धीरे धीरे विकास क्रम हुआ ना मानव का, होमो सैपियंस जो था आदमी मानव, ठीक है ना। तो क्या हुआ? धीरे धीरे पत्थर का प्रयोग किया उन्होंने। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? उन्हें कृषि का ज्ञान हुआ, ठीक है ना। स्टोन एज भी तीन प्रकार के होते हैं ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो नियोलिथिक में क्या हुआ? उसने गेहूं के बारे में जाना, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ? फसलों के बारे में जानकारी, ठीक है ना। लेकिन पत्थर के प्रयोग के कारण वो ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाते थे। पत्थर से क्या होगा? पत्थर से तो गहरी खुदाई हो नहीं पाएगी। फिर क्या हुआ? स्टोन एज के बाद क्या हुआ? जो नियोलिथिक एज था उसमें क्या हुआ? उनको कृषि का ज्ञान हुआ, और इससे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मानव क्या था? अभी क्या था? भोजन का संग्रह कर रहा था। अब क्या होगा? प्रोड्यूसर्स होगा ना, ठीक है ना। अभी क्या था? फूड गैदरर्स था। फिर क्या हुआ? फूड प्रोड्यूसर्स हुआ ना नियोलिथिक एज में। उसके बाद क्या हुआ? स्टोन एज के बाद क्या हुआ? फिर उसने तांबे का प्रयोग करना सीखा। देखिए क्रम आया ना, विकास क्रम। फिर क्या हुआ? चैल्कोलिथिक एज हुआ ना, क्लियर। इसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ कि नहीं? यहाँ स्टोन था, यहाँ क्या होगा? कॉपर होगा ना, कॉपर एज। क्या हुआ? पहली बार इंसान ने कौन सी धातु प्रयोग की बताइए? हुआ ना। फैक्ट तो अपने आप समझ जाओगे ना जब आप चेंज देख रहे हो तो, क्लियर ना। उसके बाद क्या होगा बताइए? आयरन नहीं होगा उसके बाद, बताइए। लोहे का प्रयोग तो बहुत बाद में चल के हुआ ना, पोस्ट वैदिक एज में हुआ ना। फिर क्या हुआ? हड़प्पन कल्चर आएगा ना, आया ना, हड़प्पन कल्चर आया ना। इसमें क्या हुआ? ब्राह्मण का प्रयोग किया ना, क्लियर। क्लियर है सबको ना? परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या है? ये चेंजेस है ना। ये क्या है? ये चेंजेस है ना। और कंटिन्यूटी क्या है? स्टोन का प्रयोग तो चलता रहेगा ना, ठीक है ना, क्लियर। तो हिस्ट्री क्या है बताइए? और देखिए राजनीतिक परिवर्तन कैसे होता है। राजनीतिक परिवर्तन कैसे होता है? अभी तो इनको कुछ जानकारी ही नहीं है, ठीक है ना। जब ये प्रोड्यूस करेंगे, क्या है, जब अनाजों का प्रयोग करेंगे, जब भूमि के अधिकार करेंगे, भूमि पे क्या करेंगे? धीरे धीरे क्या करेंगे? उनको पता चल जाएगा यहाँ ज्यादा उत्पादन हो रहा है, तो भूमि पे क्या करेंगे? कब्जे करने की कोशिश करेंगे ना। जब संपत्ति की अवधारणा आएगी तो आप देखेंगे ना पोस्ट वैदिक एज में, जब उनको ये पता चल जाता है कि भूमि से हम उत्पादन अधिक होगा तो उस पर क्या करेंगे? अधिकार करने में क्षेत्र बना लेंगे, तो राज्य की अवधारणा उत्पन्न होगी नहीं होगी? क्लियर। तो हमें क्या करना है हिस्ट्री में? कंटिन्यूटी और चेंजेस का अध्ययन करना है। तो हिस्ट्री क्या है बताइए सभी लोग?
बोलिए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन और विकास का अध्ययन क्या है? ठीक है ना। कभी मत कहिए कि अतीत का अध्ययन है, सिंपल हो जाएगा एकदम अतीत का अध्ययन। भाई आज जो कास्ट सिस्टम है, क्या अतीत का अध्ययन? हम क्या अतीत का अध्ययन तो हम करते हैं, कास्ट सिस्टम कहाँ से आया, लेकिन हम देख तो रहे हैं कि सामाजिक अन्याय कहाँ से शुरू हुआ। ये तो हम देखते हैं ना इतिहास में कि हमने गलतियां कहाँ की, हाँ की कि नहीं की। मान लीजिए इंडिया चाइना अभी जो डिस्प्यूट है, तो हम देख रहे हैं ना कि समस्या कहाँ है, तिब्बत से शुरू होती है। दलाई लामा के आने से तो हम कैसे देखते हैं इतिहास को कि कहाँ से समस्या प्रारंभ हुई, क्या कमी रह गई, हमने क्या उससे प्रेरणा ली। तो आज भारत ने अपनी विदेश नीति चेंज की कि नहीं की? हाँ, अभी तो हिस्ट्री का हिस्सा हुआ। पहले क्या था? हमने क्या था, सॉफ्ट पावर के रूप में जाने जाते थे। अब हमने चेंज किया ना अपनी स्ट्रेटजी को, एयर स्ट्राइक किया, हाँ सर्जिकल स्ट्राइक किया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो यही चीज है। तो चेंजेस और कंटिन्यूटी चलती रहती है, ठीक है ना, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इतिहास क्या है, इन्हीं का अध्ययन है। क्लियर? किसी को भी दिक्कत हो बताइए। कभी ये मत कहिए कि केवल तिथि का अध्ययन करते हैं। तिथि का हमने कहीं बताया? कहीं नहीं हमने उल्लेख किया ना। क्यों चक्कर में पढ़ते हैं तिथि के? लाखों फैक्ट्स हैं इतिहास में, क्या उसको याद रखना संभव है? मुझे भी नहीं याद है, नहीं रह सकते ना। लेकिन याद क्या होना चाहिए कि कैसे परिवर्तन हो रहा है और कैसे विकास हो रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या बनना है, जब देखिए जब भी आप लोग आइए, जो भी चाहे इतिहास जीएस के ही आपको मेंस में पूछेगा ना, उसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए। हमेशा जब भी तैयारी करिए तो उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर रख लीजिए, ठीक है ना। हमें से अधिकांश क्या करते हैं कि भीड़ का हिस्सा बन के तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तैयारी का चरण यही होना चाहिए कि हम 4-5 साल के जो यूपीएससी, यूपीपीएससी जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं मेंस के, उनका अध्ययन करें और देखिए कि इतिहास में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मेंस में ही आप मान लीजिए जीएस ही लिख रहे हैं, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है ना, तो आप देखिए कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पढ़िए थोड़ा बहुत सब, लेकिन फोकस किस पे करना है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे फ्रीडम मूवमेंट, क्लियर। विश्व इतिहास में क्या होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना, अमेरिकी क्रांति, वर्ल्ड वॉर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो सिलेबस हमेशा अपना पाठ्यक्रम सामने रखिए और जो एक जहां आप पढ़ते हो कुर्सी में एक चिपका ही लीजिए सिलेबस। ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, ये सेकंड का, थर्ड का, ये फोर्थ का, और उसी को सिलेबस टू द पॉइंट देखिए और उसके लिए देखिए हमें कैसे पढ़ना है। और बुक हमेशा कोशिश करिए एनसीईआरटी ही उसको प्रिफर करिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा जैसे मैं देखता हूँ ना आजकल बच्चे क्या करते हैं, किताब की दुकान पे गए तो किसी ने बता दिया वो बहुत अच्छी पुस्तक है तो उसको ले आए, किसी ने बता दिया वो बहुत अच्छी है उसको भी ले आए, ठीक है। मेज पे सजा लिया और खुद कंफ्यूज है किसको पढ़ें। किसी एक टॉपिक के अच्छे के लिए आप अलग पुस्तकें न खरीदें, कोशिश करिए एक ही पुस्तक पढ़ें और उसे बार बार पढ़ें। ये मैं पहले दिन भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, सिलेक्शन उसी से होता है, ठीक है ना। ज़्यादा किताबें मत इकट्ठा करिए, एक किताब पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए, 4 से 5 बार 6 बार पढ़िए, और ना समझ में आए कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है ना। तो क्लियर हिस्ट्री क्या है, क्लियर ना, ठीक है। चलिए अब बताइए हिस्ट्री को डिवाइड कैसे किया गया है, कौन कौन से बोलिए बोलिए। हाँ वो तो ठीक है, वो तो हम अध्ययन की सुविधा के लिए बांट लेते हैं ना, लेकिन बेसिकली क्या है, प्री हिस्टोरिकल और बताइए, प्रोटो हिस्टोरिकल और बताइए, हिस्टोरिकल। अब इसमें कोई अंतर बताएगा, बताइए, ठीक है। प्री हिस्टोरिकल क्या है, हिस्टोरिक एज में उत्खनन से वो जो वस्तुएं मिली हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और जो दूसरा है मतलब बैठ जाइए, मतलब क्या है इसका, रिटन एविडेंस नहीं है। पाषाण काल क्या है, स्टोन एज क्या है, स्टोन एज क्या है, हिस्टोरिकल है, कोई रिटन एविडेंस तो है नहीं। पत्थर का प्रयोग करते थे आदि मानव, उसी का आधार पर तो उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और क्या करते थे, गुफाओं पे चित्र बनाते थे, जैसे भीमबेटका से प्राप्त हुई हैं। तो उसमें क्या है दिखाया गया है कि एक जानवर को कई लोग भाले से मार रहे हैं, जब पत्थर के उपकरणों से मार रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है
मतलब कोई रिटन एविडेंस तो है नहीं, हम तो केवल देख रहे हैं ना कि उनके चित्रों से पता कर रहे हैं, उनके उपकरणों से पता कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, प्री हिस्टोरिकल मतलब कोई रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है ना। प्रोटो हिस्टोरिकल में क्या है, रिटन एविडेंस तो है लेकिन हम क्या है बताइए, हम पढ़ नहीं सकते। जो हड़प्पन कल्चर है उसमें क्या हुआ है कि लोगों ने क्या हुआ, बर्तनों पे एक चित्र मतलब कुछ लिखा उन्होंने, ऐसा कुछ लिखा उन्होंने, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए क्या है ये चीज। जबकि उसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की है, नील नदी की सभ्यता हो गया, उसको हमने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पाए। अभी तक ये स्थिति है कि हम पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम जान नहीं पाते कि कैसे थे हड़प्पा कल्चर के लोग। जानकारी कैसे मिलती है, जो खुदाई से चीजें प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना। तो ऐसी हिस्ट्री को क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिकल। अब देखिए हिस्टोरिकल क्या होता है, जिसमें रिटन एविडेंस और पढ़े भी जा सके। तो आप भारत में 6th सेंचुरी BC, ठीक है ना, 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से क्या है, भारत का लिखित इतिहास जो रिटन हिस्ट्री, वो हमने डिवाइडेशन देखा। साथ साथ ही विचारधारा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होती है विचारधारा, उसे क्या कहते हैं, इतिहास लिखना, ठीक है ना। अब आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, ये मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। तो आपका बैलेंस उत्तर कब आएगा, जब आप सभी विचारधाराओं से परिचित होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आप लोगों में से किसने धन निष्कासन का सिद्धांत पढ़ा है? धन क्या है उसके बोलते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ ना, है ना। अब देखिए इस अगर आपसे क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री में, मान लीजिए मेंस में आया कि जो ये है क्या है, तो इसको धन निष्कासन सिद्धांत का आलोचनात्मक क्रिटिकल एग्जामिन करिए, परीक्षण कीजिए। अब कब ऐसे परीक्षण कर पाएंगे आप, जब आप अप्रोच जानेंगे। जैसे कैसे, धन निष्कासन में देखिए जो राष्ट्रवादी है, दादा भाई नौरोजी क्या है, राष्ट्रवादी है ना। ये क्या कहेंगे कि देखिए आपने क्या किया, भारत को क्या किया, आप यहाँ से कच्चे माल ले गए, वहां प्रोड्यूस किया, उसे भारत में ही बेचा। तो भारत को आपने क्या किया, बाजार की तरह इस्तेमाल किया। क्या कि यहाँ से संपदा ले गए, कहाँ ले गए, ब्रिटेन ले गए, ठीक है ना। अपने देश को समृद्ध बनाया और हमें गरीब कर दिया। फिर साम्राज्यवादी आएंगे, कहें कैसे गरीब कर दिया, हमने तो सड़कें बनवाई, हमने तो रेलवे लाइन का निर्माण करवाया, है ना। अभी भी देखिए प्रयागराज में नैनी ब्रिज है ना, है ना, पुराना नैनी ब्रिज है ना, वो कर्जन के समय से चला आ रहा है, रेलवे नहीं बनाया था ना, मजबूत है कि नहीं। लेकिन समस्या ये कि बनवाया क्यों, क्यों बनवाया, अपनी सुविधा के लिए। अगर रेलवे का उन्होंने विकास किया 1853 में ना किया था ना, रेलवे का उन्होंने विकास किया तो क्यों किया बताइए। सर अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर सके सर, उन्होंने रेलवे का विकास किया, क्यों किया, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अगर भारत में कहीं विद्रोह हो रहे हैं तो उनको दबाया जा सके। 1857 के विद्रोह को दबाया जा सकता ना, क्यों दबाया सकता, तो यही कारण था, यातायात संचार के साधन अच्छे थे अंग्रेजों के पास, और भारतीयों के क्या विद्रोह क्यों सफल हुआ, क्योंकि भारत के पास ये साधन नहीं थे। टेलीग्राफ लाइन और जो रेलवे है उसके प्रयोग से उन्होंने दबाया, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर धन निष्कासन सिद्धांत का मूल्यांकन करना है तो आपको क्या है, राष्ट्रवादी अप्रोच भी देखना होगा, और साम्राज्यवादी क्या कहेंगे कि नहीं हमने कोई धन निष्कासन नहीं किया, अगर हमने आपको सुविधाएं दी और उसके बदले में कुछ धन ले लिया, उसमें गलत क्या है भाई। टोल टैक्स क्या है, अगर हम सड़क पे जाते हैं तो अदा करते हैं कि नहीं अदा करते हैं, तो अंग्रेज कहते हैं वो भी तो एक प्रक्रिया है। कहते हैं हमने तो कुछ ही धन लिया ना, लेकिन आपको रेलवे तो दिया हमने। तो राष्ट्रवादी कहेंगे भाई क्यों दिया आपने रेलवे, आपने जो भी सामान मंगवाया वो ब्रिटेन से मंगवाया, आपने ब्रिटेन में खर्च किया 9000 पाउंड 1 मील रेलवे लाइन में, यहाँ आपने 30,000 पाउंड खर्च किया, क्यों किया आपने, कम में तो खर्च कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश कंपनियों को लाभ हो, ठीक है ना। तो ये कब आएगा, जब आप अप्रोच समझेंगे कि हाँ साम्राज्यवादी क्या है, राष्ट्रवादी क्या है, फिर मार्क्सवादी क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इतिहास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है बताइए, अप्रोच, या क्या कहेंगे इसे, विचारधारा, ठीक है ना। क्लियर, वो एंशिएंट हो चाहे मिडाइवल हो चाहे मॉडर्न हो, तीनों में हमें विचारधारा का अध्ययन करना है, ठीक है ना।
क्लियर? अब देखिए एंशिएंट में अलग है, जैसे मुगल में देखिए, जैसे मुगलों के पतन का कारण हुआ तो क्या होगा, राष्ट्रवादी क्या कहेंगे बताइए? राष्ट्रवादी कहेंगे क्या, कैसे पतन हुआ, अयोग्य उत्तराधिकारी थे, ठीक है ना, ठीक है ना, शासक क्या थे, कमजोर थे औरंगजेब के बाद। लेकिन इरफान हबीब इतिहासकार नाम सुना है, वो क्या कहेंगे, मार्क्सवादी इतिहासकार, वो कहेंगे कृषि संकट इसके लिए उत्तरदायी था, ठीक है ना। सतीश चंद्रा है ना, वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे जागीरदारी संकट, जागीरदार उसके उत्तरदायी थे, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग मत देंगे उसके बारे में, और हमें अपना आंसर कैसे लिखना है, सबका थोड़ा थोड़ा उल्लेख करना है, लेकिन बैलेंस वे में लिखना हमें, ठीक है ना। सही है कि धन निष्कासन क्या था कि भारत से लिया गया, लेकिन अनजाने में इसने भारत का विकास भी किया। ऐसा तो नहीं कि रेलवे अगर चल गई तो खाली अंग्रेजों खाली लूट के ही ले गए। रेलवे में क्या होता है, आप एक डिब्बे में बैठते हो, उसमें हिंदू भी बैठते हैं, मुस्लिम भी बैठते हैं, ना, तो राष्ट्रवाद का विकास हुआ कि नहीं हुआ? एक राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ किया कि नहीं, एक दूसरे के विचारों से हम परिचित हुए कि नहीं? ट्रेन के डिब्बे में बैठते हैं तो उससे बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हुआ ना, इससे एकता का हुआ ना। रेलवे में क्या किया, अनजाने में ही राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है ना, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया, क्लियर ना। तो किसी भी क्वेश्चन का क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हमें लिखना है, ये तरीका होता है इतिहास लिखने का, ठीक है ना। डेट का कोई मतलब नहीं है, डेट का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। आप 1857 का विद्रोह समझिए क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, लेकिन इसका महत्व समझिए क्या था। इसी के बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लोगों ने सोचना प्रारंभ किया कि नहीं, हम अलग अलग रहकर मुकाबला नहीं कर सकते हैं, अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर हम भारत को आजाद नहीं करा सकते हैं। लोगों ने क्या किया, राष्ट्र के रूप में सोचना प्रारंभ किया, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के बाद से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्लियर।